तो जो टॉपिक हमारा चल रहा है लॉज ऑफ मोशन, ये पूरी +1 फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड इसके इंडिविजुअल क्वेश्चन तो आते ही हैं जो पूरे इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड होते हैं, पर ये लगभग हर चैप्टर में यूज़ होता है। फोर्स का यूज़ लगभग हर चैप्टर में आया, कहीं ना कोई फोर्स काम कर रही होती है जिसकी वजह से मोशन होता है, और मोशन ही हम पूरी फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसकी थ्योरी की बात करें तो थ्योरी बहुत ही कम है, जितना आप 9th क्लास में पढ़ते हो लगभग उतनी ही है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें उसके अलावा आपको मिलेंगी। जैसे फ्रिक्शन कह लो या ज़्यादा सूडो फोर्स, 2-3 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं बस जो अलग मिल सकते हैं, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सारी थ्योरी वही है जो 9th क्लास में आती है। लेकिन इस वैसे न्यूमेरिकल वाइज ये चैप्टर बहुत वास्ट है, क्योंकि इसमें डिफरेंट स्किल्स होते हैं जो हमको सीखने होते हैं। तरह तरह के न्यूमेरिकल होते हैं, उनको सोल्व करने की डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं, स्किल्स होते हैं जो हमको सीखने होते हैं। तो उसी तरीके का पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो अच्छा, शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया ही हुआ है, इस टाइप का एक होता है, मतलब कोई मास है, हमने किसी रस्सी से बांध के लटका रखा है, कोई बॉडी है कहीं पे रखी हुई है, ठीक, कोई फैन है ये लटक रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं जो जैसी है वैसी ही बनी रहती हैं, जहाँ पे थी वैसे ही बनी रहती है। ये मास मैंने इससे बांध रखा है रोप से और ये यहाँ पे लटका हुआ है। तो ये भी एक एग्जाम्पल होता है इक्विलिब्रियम का, जहाँ पे बॉडी जिस स्टेज में है उसी स्टेज में रहती है। वैसे तो ये पूरा वास्ट अपने आप में इक्विलिब्रियम टॉपिक, ये 2-3 तरह का होता है, पर हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर में कितने टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन अभी की बात करें हम सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, कि यानी कि नेट बॉडी जो है जहाँ पर थी वो वैसी की वैसी रहती है। तो क्या कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, वो भी चेक करते हैं। तो किसी भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि उस पर लगने वाली नेट फोर्स, समेशन ऑफ ऑल फोर्स, यानी नेट फोर्स जो होती है वो 0 होनी चाहिए किसी भी डायरेक्शन में। समेशन ऑफ Fx 0 होना चाहिए, यानी कि x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 आए, y में 0 आए, z में 0 आए, किसी भी डायरेक्शन में आप नेट फोर्स निकालोगे तो उसका टोटल 0 आना चाहिए। ये पहली कंडीशन होती है बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने की। इसके अलावा दूसरी कंडीशन भी एक होती है जिसको कंप्लीट करती है, मतलब खाली फोर्स के 0 होने से बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती। लेकिन एक और कंडीशन को बोलते हैं समेशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स का वो इफेक्ट जो उसे घुमाता है बॉडी को, तो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क बोलते हैं। ये चीज़ आपको आएगी इसके 6th चैप्टर में चल करके, फोर्स हम टॉर्क को डील करने वाले हैं। तो अभी के जो क्वेश्चन आपके रहेंगे लॉज ऑफ मोशन में, वो मेनली रहेंगे आपके समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 वाले। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिशन बुक पढ़ोगे, अगर आप कॉम्पिटिटिव बुक को पढ़ोगे तो वहाँ पर ऐसा एक आध क्वेश्चन आपको मिल सकता है इसमें ये समेशन ऑफ टॉर्क वाला भी लगता हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बुक ये सोच के बनाई जाती है कि बच्चा उसको तब पढ़ेगा जब वो पूरी +2 पढ़ कर चुका होगा, यानी उसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं +1 +2 के। तो उसको तो अभी हम धीरे धीरे ही सीख पाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपके खाली समेशन ऑफ फोर्स पे वो हो जाएंगे, ऐसा आपको आपकी बुक में 90% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पहले हम उसी से डील करते हैं जहाँ पे समेशन ऑफ फोर्स 0 होती है। जब टॉर्क सीख लेंगे तो वो भी बात आ जाएगी, ठीक। तो देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इक्विलिब्रियम का इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतनी सी थ्योरी है, और आप इसमें क्वेश्चन देखोगे आपको दुनिया भर के क्वेश्चन से मिल जाएंगे, और कोई ना कोई आपको अटक जाएगा तो बहुत समय लगेगा आपको इस पर पकड़ मजबूत करने में। ये छोटी सी बात यहाँ जो लिखी गई है, तो उसी को सीखने के लिए, पकड़ मजबूत करने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल लिया, उस करके दिखाता हूँ कैसे डील किया जाता है इन चीज़ों से। तो हमारे पास यहाँ पर एक फ्रेम था, एक मास था 10 kg का, उसको हमने लटकाया हुआ है, ऐसे बांध रखा है छत से, और उसके लिए हमें 3 रोप्स यूज़ की हैं। एक रोप OA है, एक रोप OB है, और एक आगे O से लेकर के इस मास को बांधने के लिए 3 रस्सियाँ हमने यूज़ किए हैं, 3 स्ट्रिंग हमने यूज़ किए हैं। जो 3 स्ट्रिंग यूज़ किए हैं वो इस तरीके से आए। फाइनली जब ये रेस्ट पे रहता है, मतलब जब इक्विलिब्रियम में आता है, ये लटकता है, या वो बोलेंगे किस तरीके से ये लटका हुआ है, तो उस कंडीशन में ये क्या रहता है, ये एंगल 30 डिग्री होता है, ये एंगल 60 डिग्री होता है। इसका पता नहीं, इस तरीके से ये अरेंज होता है, ठीक। तो पहले तो जो कुछ इससे निकल सकता है वो निकाल लेते हैं। वो ये होगा कि अगर ये 30 है, ये 60 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, एंगल 90 होना चाहिए। ये बात हमको एक चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये तो हमने इससे डिराइव किया। अब हमको क्वेश्चन ये है कि तीनों रोप में टेंशन निकाल दो कितनी है। OA में, OB में, मस्त क्वेश्चन तो OA OB का ही था, लेकिन हम इसकी तीसरी वाली जो है वो भी निकालेंगे, उसमें कितनी टेंशन आती है, ठीक। अब टेंशन के बारे में कुछ और बताता हूँ, ये टेंशन होती क्या है। टेंशन का मतलब होता है जब भी किसी बॉडी, ये अक्सर स्ट्रिंग में आती है, वैसे सॉलिड में भी आ जाती है, जो उसे खींचा जाता है। तो खिंचाव जब भी किसी बॉडी पे पड़ता है तो उसमें आने वाली जो टेंशन, जो फोर्स होती है, उसे टेंशन कहते हैं हम। जैसे कोई धागा अगर हमारे पास हो, उस धागे को हम पकड़ के खींचेंगे तो उसमें एक फोर्स आएगी, उसके अंदर खिंचाव आएगा, उस खिंचाव की जो फोर्स बनती है उसे हम उसकी टेंशन बोलते हैं, ठीक। तो वो टेंशन हमको कैलकुलेट करनी है इन तीनों रोप्स में। अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ। इन केस अगर ये रोप मासलेस हो, अगर ये रोप मासलेस हो, यही कॉन्सेप्ट, इसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, वो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो एक तो ये था कॉन्सेप्ट,
कहते हैं ना कॉन्सेप्ट पे अगर आपके मजबूत हो जाते हैं, बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएं, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप याद तो नहीं रख सकते हो। देखो कॉन्सेप्ट बड़े छोटे से थे। पहला कॉन्सेप्ट ये था, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि अगर स्ट्रिंग मासलेस हो, ठीक है, अगर स्ट्रिंग मासलेस हो तो उस पूरे में टेंशन सेम आती है। तो टेंशन क्या आएगी? सेम। उस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी, चाहे वो बॉडी जिसके साथ वो अटैच्ड है वो इक्विलिब्रियम में हो या ना हो। ठीक, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अगर रोप हमारी मासलेस है, रोप का कोई मास नहीं है, तो और वो रोप पूरी पे फिर टेंशन क्या आएगी? सेम आएगी। यानी कि इसमें जहाँ कहीं भी आप चेक करोगे वहाँ पर बराबर खिंचाव बन रहा होगा, सेम स्ट्रेचिंग बन रही होगी, सेम फोर्स बन रही होगी। फिर चाहे ये चीज़ चल पड़े या रुकी रहे, ये इस पे डिपेंड नहीं करती। ये अलग से एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, अलग से एक बेसिक है। तो कंडीशन क्या बनी? सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो मासलेस है कि नहीं। आप क्वेश्चन देखोगे आपको दिया रहेगा, आप इग्नोर कर जाता है, बोला फालतू में दिया होगा। फालतू में कुछ चीज़ नहीं दी गई है, एक एक वर्ड का मतलब है और वही बेसिक है बस, कि अगर वो मासलेस है तो ही क्या होगा, उसकी टेंशन पूरे में सेम आएगी, नहीं तो टेंशन पूरे में सेम नहीं आएगी, डिफरेंट आएगी हर पॉइंट पे। ठीक, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी टेंशन की एक और प्रॉपर्टी होती है, ये अवे फ्रॉम पॉइंट लगती है। जहां पर भी वो बंधा हुआ है उस पॉइंट से दूर लगती है। ठीक, जो भी पॉइंट पे वो स्ट्रेच्ड है उस पॉइंट पे अब लगी। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, टेंशन इधर की तरफ आएगी, यानी क्योंकि देखो आप सोच के देखो, अगर मेरे हाथ में एक रस्सी होगी और वैसे खींचूंगा तो क्या करेगी, मेरे इस हाथ पे फोर्स इधर लगाएगी और इस हाथ पे फोर्स कहाँ लगाएगी? इस तरफ लगाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, उस रोप में जहाँ भी वो बंधती है फोर्स उससे अपोजिट पॉइंट पे लगती है और उस पूरी में सेम आती है। जैसे ही रोप बदल जाएगी, उस डिफरेंट रोप में, डिफरेंट स्ट्रिंग में एक अलग फोर्स होगी, अलग टेंशन होगी, लेकिन उसमें पूरी में, अपने आप में पूरी में सेम होगी। तो मैं इसका बना के दिखा रहा हूँ। मान लो ये हमारे पास एक रोप होगी, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको बड़ी रोप ले लिया है, अब इसके साथ मास अटैच किया गया है। तो इसमें क्या होगा, इस रोप में इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी? ऊपर की तरफ, और उसका टेंशन मैंने मान लिया T1। ठीक, और ठीक ऐसे ही जो जंक्शन है, ओ वाला जो जंक्शन जहाँ पे वो बंधे हुए हैं, वहाँ पर वो उसका दूसरा किनारा हो गया रस्सी का, उसमें टेंशन कहाँ लगेगी? उस जंक्शन से अवे, और अवे कहाँ बनता है? नीचे, और वो भी कितनी होगी? सेम T1। समझे? तो उसमें दोनों तरफ T1 आई है, और जहाँ वो बंधा हुआ उससे अपोजिट आई है। यहाँ पे इस मास से बंधा तो ऊपर आई, और यहाँ जंक्शन में बंधा तो नीचे आई। ठीक, ठीक ऐसे ही अगर मैं इस रोप को चेक करूँ, ओवे को, इसमें टेंशन में मान लेता हूँ T2, तो इसमें T2 मानी जाएगी, तो ये इस छत को नीचे खींचेगा अपनी तरफ विद फोर्स T2, और इसको, इस जंक्शन को अपनी तरफ खींचेगा विद फोर्स T2 सॉरी, सेम T2 दोनों फोर्स क्या आएंगी? सेम, लेकिन जहां बंधा हुआ उससे अपोजिट आया। ठीक, वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना। अभी देखना, इसलिए अलग रोप होगी, ओबी को हमने अलग रोप माना। देखो भले ही सेम, अगर सेम दे देते हैं वो, फिर तो हम सेम मानेंगे, कई बार देते नहीं है सेम, कि सेम है या नहीं है, तो उस केस में हमको डिफरेंट मान के चलना पड़ता है कि अलग ही होंगी। तो अभी क्या होगा, जंक्शन पे यहाँ पे बंधा हुआ है, और यहाँ पे क्या होगा, फोर्स, ये तीसरी रोप होगी, टेंशन मैंने मान ली तीसरी, तो इसको क्या बन गया, मेरा T3 बन गई। इस पूरे में क्या बन गया? T3 बन गया। ठीक, और इससे इधर अवे, इससे अवे, तो ये बन गया हमारे पास टोटल फोर्सेस जो यहाँ पे अभी काम कर रही हैं, वो सारी हमने ड्रॉ कर ली। ठीक, इसके बाद अब क्या करते हैं, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था। हर केस में आपको बस इसी तरीके से डील करना है। तो कहा ना, बेसिक बहुत कम है, चैप्टर के न्यूमेरिकल करना चाहोगे बहुत वास्ट है, बहुत आगे तक, एंड तक जाकर के चैप्टर ही आपका यूज़ होगा। तो अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता, आपका कुल मिलाकर के बहुत सारे क्वेश्चन नुकसान हो जाए। आप सोचोगे खाली +2 कर लेंगे तो +2 भी आपसे नहीं हो पाएगी। उसमें जो बढ़िया क्वेश्चन जब भी आएगा उसमें ये वाले कॉन्सेप्ट यूज़ होने ही होंगे। ठीक, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले फिर अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पहले फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिर फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम आपको बताया था क्या होता है, हम बॉडी पे लगने वाली सारी फोर्सेस ड्रॉ कर देते हैं। उसने किसी पे क्या लगाया वो नहीं बनाते, उस पे क्या क्या लगा वो बना देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैंने सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इस मास का। ठीक है, FBD का, इसका बनाते हैं FBD जो 10 किलो का था हमारा, 10 kg का था। तो इसका FBD सबसे पहले हमने बनाया फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, सेकंड स्टेप है ये, पहले फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जितनी है पॉसिबल बना लो, फिर FBD बनाओ। तो इसका FBD क्या बनेगा देखना। तो इस पे एक बॉडी फोर्स लग रही है, बॉडी फोर्स बताया था आपको, या फील्ड फोर्स कह लो। तो इस पे एक फील्ड फोर्स लग रही है, क्योंकि ये ग्रेविटी में है, तो एक फोर्स से काम करेगी, कितनी हो जाएगी? mg। टाइप ऑफ फोर्सेज में आपको सिखाया है कितनी फोर्सेज उस पर लगती हैं। तो एक तो क्या हो गया mg,
तो वो mg कहाँ लगती है, बॉडी के सेंटर में से लगती है और वो अवे लगती है, तो 100 न्यूटन फोर्स इस पे लगने वाली फोर्स है ये। अब क्या होगा कि इसके ऊपर एक और कॉन्टैक्ट फोर्स काम कर रही है, क्योंकि ये रस्सी के साथ कॉन्टैक्ट में है ना, स्ट्रिंग के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो इसे ऊपर खींच रही है। वो फोर्स कितनी होगी, T1। तो एक फोर्स पे काम कर रही है T1। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये भी रस्सी को नीचे खींच रहा है, रस्सी स्ट्रिंग इसको ऊपर खींच रहा है, ये स्ट्रिंग को रोप को नीचे खींच रहा है। लेकिन एफबीडी में हम क्या बनाते हैं कि इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये किस पे क्या कर रहा है वो नहीं बनाते हैं। तो इसने स्ट्रिंग को खींचा था नीचे, लेकिन हमने वो नहीं बनाई, हमने वो बनाई जो इसके ऊपर स्ट्रिंग ने लगाई थी। तो वो कहाँ पे बनेगी, अपवर्ड बनेगी। तो ये बन गया इसका एफबीडी डायग्राम। ठीक है, तो इसका एफबीडी कंप्लीट। अब बनाते हैं उस जंक्शन का एफबीडी जो हमारे पास है, इस जंक्शन का एफबीडी। ठीक, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे पास और कोई तरीका नहीं है इनकी वैल्यू निकालने का, यहीं पे हमको कोई ना कोई इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी। तो मैंने इसका एफबीडी बनाया ओ का। तो अगर आप ओ का एफबीडी बनाते हो तो वहाँ पे एक T1 लग रही है नीचे और एक T2 लग रहा है उस पर इधर। फिर से वही बना रहा हूँ मैं, ओ पे कौन सी फोर्स लग रही हैं। ओ वाला पॉइंट भी उन सबको खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन हम तो ओ वाले पे लगने वाली फोर्स बना रहे हैं। ओ किसी पे क्या लगा रहा है वो नहीं बना रहे हैं। तो ये बन गया हमारा T3, तो 3 फोर्स बन गई। ये हो गया इसका एफबीडी। ठीक, एफबीडी सारे कंप्लीट हुए। और अभी हम क्या करेंगे, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि समेशन ऑफ नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। अगर मैं वो इस पे लगाऊं तो इसमें देखो दो फोर्स काम कर रही है, एक ऊपर और एक ये नीचे, और ये जा कहीं नहीं रहा है, ना ऊपर ना नीचे। तो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली के बराबर होनी चाहिए, सीधी सी बात है। इससे कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो एक देखो नेट फोर्स का 0 होने का तरीका क्या होता है, यूज़ करने के 2 तरीके हैं। नेट फोर्स को लिख दो आप, तो T1 - 100 = 0। ये बन गई ये इक्वेशन, समेशन ऑफ फोर्स = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, T1 = 100 न्यूटन। एक तो ये तरीका कि आप बेसिक इससे लगाओ जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है। एक जो मैं अभी कह रहा था दूसरे थोड़ी देर पहले, उसको देखो कि जितनी ऊपर फोर्स है उतनी नीचे फोर्स है, यानी जितनी एक तरफ फोर्स है उतनी उसके अपोजिट फोर्स होनी चाहिए। ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। समेशन ऑफ फोर्स 0 होने का मतलब क्या हुआ कि जितनी फोर्स एक तरफ है उतनी फोर्स दूसरी तरफ होनी चाहिए। जब हम ये चीज़ देख लेते हैं कि एक फोर्स जो इधर वाली है वो इधर वाली के बराबर होगी, फिर हम साइन यूज़ नहीं करते। यहाँ पे देखना, यहाँ तो मैंने साइन यूज़ किया। असल में ये क्या था, जो आपको T1 - 100 नज़र आया है, असल में ये क्या था, T1 + -100 था। क्यों, क्योंकि जो ऊपर की फोर्स थी मैंने उसको पॉजिटिव लिया, नीचे वाली को माइनस लिया, तो ये बन गया। और अगर मैं यूज़ करूँ सीधे, अगर सिंपल जैसे मैं बता रहा था कि इधर वाली फोर्स इधर के बराबर होनी चाहिए, तो वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिंपल, कि हमको पता था ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली के बराबर होनी चाहिए। उससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि T1 = क्या हो जाएगा, 100। वो सिंपल तरीका है, इसको डायरेक्ट लिखने का भी है। लेकिन दोनों बातों में ध्यान रखना है कि फिर आप ये नहीं कहोगे कि नीचे था तो -100 हो जाएगा। डायरेक्शन साइन का वैल्यू थी। अगर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आपको तब समझ में आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो इसको करते हैं। अब ये हो गया हमारे पास T1 की वैल्यू मिल गई है, लेकिन हमको चाहिए तो T2 और T3 हैं। तो T1 T2 निकालते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसको भी लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही बात कि भाई नेट फोर्स जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक लाइन में तो है नहीं, यहाँ पे ये प्लेन में है, डिफरेंट एंगल पे है। डिफरेंट एंगल पे है तो हमको पहले इनको ब्रेक करना पड़ेगा। इस तरीके से कर लेते हैं कि एक लाइन में आ जाए, और उसका तरीका हम जानते हैं, कॉम्पोनेंट कर सकते हैं। तो कॉम्पोनेंट से आप देखना, अगर ये एंगल हमारा 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ऑल्टरनेट एंगल, ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो गया, 30, और ये एंगल कितना हो गया, 60। ठीक, अब ये मिल गया। अब कॉम्पोनेंट आपको करने आते हैं, जहाँ थीटा होता है वहाँ पे क्या आता है, कॉस। तो क्या बन गया, T2 cos 60, और उसके यहाँ पे एक फोर्स T2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, T2 sin 60। ठीक है, ऐसे ही T3 का कॉम्पोनेंट इधर क्या जाएगा, कितना बनेगा, T3 cos 30, और ऊपर क्या जाएगा, T3 sin 30। ये क्या बनाया, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आप कह रहे हो कि भाई एक T2 फोर्स हमारे पास इधर है। अगर आप किसी बच्चों को कंपोनेंट अभी तक समझ में नहीं आता, उनके लिए बता रहा हूँ। अगर आप कह रहे हो कि T2 इस तरफ है, तो आप या तो अकेली ये फोर्स मान सकते हो, या यूँ कह सकते हो कि हमारे पास दो फोर्स हैं, T2 cos 60 इस तरफ, और T2 sin 60 ऊपर की तरफ। तो आप ये दो भी ले सकते हो, या तो ये ले सकते हो या ये दो ले सकते हो। मतलब मैंने बनाई यहाँ पे डायग्राम में, आपको एक साथ तीनों नज़र आ रही होंगी। ये T2 sin 60, T2 cos 60 और T2 खुद भी नज़र आ रही है। लेकिन ये बात हमको याद रखनी है, सिर्फ इसलिए किया गया है कि डायग्राम मुझे दोबारा बनाना ना पड़े, इसलिए मैंने उसी में एडजस्टमेंट कर दी। असल में डायग्राम में या तो T2 आएगा या
T2 cos 60 T2 sin 60 आएगा। दोनों में से एक, या तो ये दोनों आएंगे या ये अकेला आएगा। डायग्राम में एक साथ तीनों नहीं आ सकते, वो हमको समझना है। लेकिन उसको बार बार, क्योंकि हमको ये तो पूछना नहीं आपने सोल्यूशन किया कैसे, सिर्फ आंसर पूछा जाता है, तो हम उसको फिर अगर हमको ये बात समझ में है कि जब हम इनको देखेंगे तो इसको नहीं देखेंगे, तो फिर आप एक साथ बना सकते हो एक डायग्राम में। ठीक है, वैसे डायग्राम बने कैसे, ये डायग्राम असल में इस तरीके से बना हुआ है कि एक T2 cos 60 इस तरफ है और एक T2 sin 60 इस तरफ है 30, और दो ये ऊपर की तरफ है, T1 कहाँ पे, नीचे की तरफ है। ठीक, अब देखो, तो जो नेट फोर्स है वो जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ना तो इधर जाना चाहिए ना इधर जाना चाहिए, तो जो इधर की फोर्स है इधर वाली फोर्स के बराबर होनी चाहिए। उस केस से हमें क्या मिलेगा कि T2 cos 30, क्योंकि इस पे, इस जंक्शन पे जो नेट फोर्स इधर काम कर रही है वो तो T3 cos 60 है, और जो नेट फोर्स उधर काम कर रही है वो T2 cos 60 है। जा गया ये इधर भी नहीं उधर भी नहीं, तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो वहाँ से क्या बनेगा, ये T3 cos 30 कितना होता है, √3/2, और उधर से क्या बनेगा T2 cos 60, वो कितना होता है 1/2, तो कट गया, यानी T2 था, हाँ T3 है, ठीक, √3 T3 = T2। एक इक्वेशन हमको मिल गई, लेकिन इस इक्वेशन से हमको T2 T2 की वैल्यू, T3 T2 की वैल्यू मिलेगी नहीं। तो हम वर्टिकल में बैलेंसिंग करते हैं कि गया तो ऊपर नीचे भी नहीं है, तो ऊपर वाली टोटल फोर्स नीचे वाली टोटल फोर्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। नीचे टोटल फोर्स कितनी है T1, और T1 कितनी है 100, ऊपर कितनी है, ऊपर है T2 sin 60 एंड T3 sin 30। तो T3 sin 30 कितना बनेगा, T3 sin 30 बनेगा T3/2 प्लस T2 कितना बनेगा, √3/2 sin 60। ये ऊपर की टोटल फोर्स है और नीचे कितना है 100, तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल। हमने उसको इक्वेट कर दिया, इसको 2 को वहाँ भेज दोगे तो क्या बन जाएगा, T3 + √3 T2 = 200। और अब आगे वैल्यू रख दो, यहाँ से उठा करके T2 क्या लिख सकते हैं हम, T2 को लिख सकते हैं √3 T3, तो ये T3 + √3, और T2 कितना हो जाएगा, T3 √3 = 200। तो ये √3 3 हो गया, 4 हो गया, तो T3 कितना आ जाएगा हमारा 50 न्यूटन, 4 हो गया ना, 200/4 50 न्यूटन। और ऐसे ही अगर आप T2 निकालोगे तो उसकी वैल्यू यहाँ से निकल सकती है √3, यानी 50 √3, तो T2 हो गया हमारे पास 50 √3 न्यूटन। ठीक है, तो ये था हमारे पास कैसे सोल्व करते हैं एक लेवल के क्वेश्चन को। ये एक स्किल था जो मैंने आपको सिखाया है। अब जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आप उनको सोल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन